हेलो गाइज, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में। पटवार से संबंधित अपन देख रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी ओएस का आर्किटेक्चर के बारे में कि ओएस का आर्किटेक्चर किस प्रकार से बनता है उसके बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे अदर फंक्शन ऑफ ओएस के बारे में। वैसे देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, यूजर को हार्डवेयर का एक्सेस देना। ये पहली क्लास में मैंने बताया था कि क्यों यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला काम तो आपको पता चल गया कि क्या करता है, यूजर को हार्डवेयर का एक्सेस देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके साथ में और भी बहुत सारे कार्य होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे गाइस। तो पहला नाम आ जाता है कौन सा, रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। क्या आता है साथियों, रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या लिखोगे यहाँ पर, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट। अब क्या होता है रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट ये होता है कि यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा रिसोर्स को अलोकेट करना और उस रिसोर्स को डी अलोकेट करना रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो डेफिनेशन के बारे में लिख सकते हो, यूजर लिख सकते हो या फिर उपयोगकर्ता लिख सकते हो हिंदी वाले। यूजर को ओएस के द्वारा रिसोर्स रिसोर्स को एलोकेट करना। क्या करना, एलोकेट करना, या उस रिसोर्स को क्या करना, डी अलोकेट करना रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब कि ये होता है रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब कि कंप्यूटर के जितने भी चीज़ें हैं उनका उपयोग करने के लिए या फिर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करती जाती है, परमिशन दी जाती है, या फिर परमिशन दी हुई होती है उसको वापस लेना ही रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, दूसरे का क्या नाम लिखोगे। दूसरा जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके बारे में अपन बात करते हैं कि क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट, उनके बारे में बात करें। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, यदि एक ही समय पर एक से ज़्यादा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में जाती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा उस प्रोसेस को मैनेज करता है। अब कुछ भाइयों के समझ में नहीं आया जिनके द्वारा कंप्यूटर नहीं पढ़ा गया था, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है ये भी अपने को पढ़ना है गाइज। सीपीयू शेड्यूलिंग का पार्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। आपके सिलेबस में ये लिखा गया है ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपना को उतना ज़्यादा पढ़ना है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी सवाल आए वो सारा का सारा आपका सही होना चाहिए। मैं मेरी तरफ तरीके से कोई भी कंजूसी नहीं करूँगा कि आपको कंटेंट कम दिया जाए, और आप अपनी तरीके से कोई कमी मत रखना कि आपको पढ़ने में कोई कमी रह जाए। आपका मन ये ठान लेना कि मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से जो भी सवाल आए मेरे पटवार के अंदर से वो 100% सही होना चाहिए, क्योंकि पहले ही मेरा मेन मकसद ये रहता है कि कंटेंट के साथ में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। प्रोसेस मैनेजमेंट आपको समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल अपन बात करते हैं कि क्या होता है। जैसे सपोज करो आपके पास में ये एक सिस्टम है, सिस्टम में किसको बोल रहा हूँ, कंप्यूटर को बोल रहा हूँ। इसके अंदर से मैंने एक कमांड दे दी सॉन्ग सुनने की, ठीक है। दूसरा मैंने एमएस ऑफिस की कमांड दे दी। तीसरा मैंने एक और कोई कोडिंग के लिए यहाँ पर दूसरी टैब खोली। इसके साथ में बहुत सारी ऐसे कमांड आ गई। तो बाद में क्या होता है, ये पागल हो जाता है कंप्यूटर कि इसको काम कौन सा करना चाहिए, कि अगले बंदे को ये काम करना चाहिए, दूसरा काम करना चाहिए, तीसरा काम करना चाहिए। वो आपको दिखेगा नहीं, बहुत कम समय के अंदर से वो सारा काम कर देता है।
तो वो किसको एग्जीक्यूट करना है कि कौन सा काम आपको जल्दी करके दे रहा है, कौन सा बाद में करके दे रहा है, सारा का सारा काम आपको। जैसे आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, MS ऑफिस में भी काम कर रहे हो, फिर बाद में कुछ प्रोग्रामिंग की टैब खोल रखी है उसमें भी आप काम कर रहे हो, लेकिन काम आपको लग रहा है कि मैं जिस मेरा काम कर रहा हूँ मैं उसी के टाइम में मेरे को आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर से क्या होता है कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। उस CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर से होता है कि अब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको पहले भेजा जाता है, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको बाद में भेजा जाता है। CPU शेड्यूलिंग का भी एक टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे गाइज। और दूसरी बात, आपको PDF फाइल नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होगा मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है, PDF फाइल के रूप में कंप्लीट तरीके से। बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर से। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, तो अपन डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यदि एक ही समय में या फिर एक ही समय पर एक से ज़्यादा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास या फिर OS के पास आती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा उन प्रोसेस को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट कार्य आता है, नेक्स्ट फंक्शन आता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कौन सा जाता है, नाम लिखते हैं अपने, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। ये काम बहुत ज़्यादा इसका होता है। मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करें तो जब आप किसी भी सिस्टम के अंदर से, किसी भी कंप्यूटर के अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, डालते हो, उसके अंदर से विंडोज़ जैसे आपने डाल दिया तो उसके अंदर से मेमोरी का डिवाइडेशन किया जाता है। ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे आपने C ड्राइव देखी होगी, D ड्राइव देखी होगी, E ड्राइव देखी होगी, वो किस प्रकार से आपने जो ड्राइव का विभाजन किया गया है वो सारा का सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट पर होता है। जैसे सपोज करो आपके पास में एक सिस्टम है, उस सिस्टम की मेमोरी है, टोटल मेमोरी 2 GB है। कितनी है, 2 GB है। इसके अंदर से डिवाइड किस प्रकार से किया गया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो क्या ले लिया, 0.5 GB यहाँ पर स्टोर कर लिया। फिर एक MS वर्ड आपने इंस्टॉल किया जिसके अंदर से उसके द्वारा 0.5 GB डाटा यहाँ पर ले लिया जाता है। फिर एक और बात करते हैं, कोई दूसरा जो ऐप है उसके द्वारा आपने इंस्टॉल किया गया, कोई भी ऐप डाल लिया इसके अंदर से, यहाँ पर उसके द्वारा 1 GB ले लिया जाता है। इस प्रकार से मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है। यहाँ तक तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन सपोज करो आपके पास में और कुछ आप इसके अंदर से यूज़ करना चाहते हो तो इसके अंदर से यूज़ तो हो जाएगा, ठीक है। यूज़ हो जाने के बाद में क्या होगा, जो स्पीड होगी ना वो स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। आपने कभी कभार देखा होगा आपका, क्योंकि आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो, कंप्यूटर कम यूज़ करते हो, आपके मोबाइल के अंदर से आप क्या करते हो कि बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर लेते हो, तो उसका जो प्रोसेसिंग करने का, काम करने का जो तरीका होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, उसके अंदर से आपके जो ऐप काम नहीं आ रहे आप उनको उड़ा देते हो और बाद में क्या कर दे जाते हो, उस ऐप को दोबारा से मतलब वो ढंग से चलने लग जाता है। या कभी कभार क्या कर देते हो कि आपका जो मोबाइल है उसको आप रीसेट कर देते हो, जितना भी डाटा होता है, जितने भी जो आपने ऐप इंस्टॉल किए थे वो उड़ जाते हैं और वो आपका नए के तरीका काम करना लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ एल्गोरिथम हैं, मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले अपन बात करें तो कौन सा जाता है, पहले का नाम आ जाता है सेगमेंटेशन आता है, जिसको क्या कहा जाता है, विभाजन कहा जाता है।
क्या होता है? विभाजन। विभाजन अपन ने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किस प्रकार से मेमोरी का विभाजन होता है। दूसरा अपन देखेंगे, नाम आ जाता है उसका पेजिंग। क्या आ जाता है? पेजिंग आ जाता है। वैसे इंग्लिश में लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या जाता है? पेजिंग आ जाता है। पेजिंग के बाद में तीसरा जो बात करें, तीसरा कौन सा लिखोगे? तीसरा आ जाता है डिमांड के थ्रू, डिमांड पेजिंग जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिमांड पेजिंग। ये सारी एल्गोरिथम अपन देखने वाले हैं। चौथा अपन बात करें, चौथा कौन सा जाता है यहाँ पर? नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन होता है, जिसको क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। नॉन कॉन्टिग्यूस नॉन कॉन्टिग्यूस एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम की जगह यहाँ पर एलोकेशन लिख लो आप, एलोकेशन। एलोकेशन 3 हो गए, 4 हो गए ना। एक और आ जाता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। 5वां और लिख लो, कौन सा आता है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये कुछ एल्गोरिथम होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती हैं मेमोरी मैनेजमेंट के समय। ठीक है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि कुछ टर्म्स हैं जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको आप इंग्लिश में थोड़ा सा याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो दोनों लैंग्वेज में आने वाला है। और जो ये वर्ड्स हैं, जैसे टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये जल्दी थोड़ा याद हो जाते हैं। अब बात की जाए जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, ये भी आपको 3 टाइप से देखने को मिलेगा। एक का नाम आ जाता है फीपो, दूसरा बात करें तो दूसरा आ जाता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट आ जाता है, और तीसरा आ जाता है LRU। LRU की फुल फॉर्म बात करें तो लीस्ट रिसेंट यूज जिसको कहा जाता है, वो अपन सारा देखेंगे। कितने हो गए गाइज? 3 हो गए। 3। चौथा बात करते हैं। चौथा जाता है डिस्क मैनेजमेंट। कौन सा जाता है? डिस्क मैनेजमेंट आता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट। अब ये डिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क, HD बोल सकते हो, हार्ड डिस्क को डिस्क मैनेजमेंट के द्वारा, डिस्क मैनेजमेंट एल्गोरिथम के द्वारा क्या करता है? मैनेज करता है। क्या करता है साथियों? मैनेज करता है। ठीक है, और इस डिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके अंदर से क्या होता है? वो 6 टाइप की एल्गो यूज़ करता है। कौन कौन सी 6 टाइप आ जाती हैं? पहला तो जाता है FCFS। ठीक है, इसको कहा जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरे का नाम आता है SSTF। ठीक है, जिसको बोला जाता है सॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट, जिसको कहा जाता है। फिर तीसरा बात करते हैं, तीसरे का कौन सा लगाओगे? स्कैन एल्गो आता है। चौथा बात करते हैं, चौथा जाता है सी स्कैन एल्गो। क्या कहते हैं इसको? सी स्कैन एल्गो के बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है सी, क्या जाता है? सर्कुलर, इसको कहा जाता है। पांचवा बात करें तो आ जाता है लुक एल्गो। क्या कहते हैं इसको? लुक एल्गोरिथम कहा जाता है। छठा बात करें, छठा कौन सा आता है? सी लोक एल्गो। ये आपको देखने को मिल जाती हैं, जो 6 टाइप की एल्गो यूज़ होती है डिस्क मैनेजमेंट के अंदर से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कितने हो गए? 4 हो गए का? पांचवा जाता है फाइल मैनेजमेंट का। क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो आपके जो पटवार के अंदर से एक अलग से टॉपिक दे रखा है फाइल मैनेजमेंट का, वो DBMS का पार्ट है गाइस, उसके बारे में भी अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये काम भी किसका रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। इसके अंदर से क्या होता है कि OS सभी फाइल को मैनेज करने के लिए फाइल सिस्टम का यूज़ करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे क्या क्या लिखोगे? OS सभी फाइल को मैनेज करने के लिए फाइल सिस्टम यूज़ करता है।
थोड़ा बहुत अपन एडवांस देखते हैं गाइज, जिससे आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे विंडोज़ है जो आप उसमें यूज़ करते हो, विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर से फाइल सिस्टम कौन सा यूज होता है ये पूछ लिया जाए तो याद रखना NTFS यूज होता है। पूछा भी गया है ये, याद रखना NTFS होता है। NTFS के बारे में बात करें तो NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। विंडोज़ के अंदर से इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल सिस्टम के बाद में कौन सा जाता है। इसी के साथ में अपन चर्चा कर रहे थे, जैसे विंडोज़ आ गया, विंडोज़ के साथ में एक और अपने लिखा डोस के बारे में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने पहले लिखाया था ना, जिसके अंदर से GUI के अलावा CLI और CUI का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसमें फैट का यूज होता है। कौन सा होता है? फैट का यूज होता है, जिसको फाइल एलोकेशन टेबल के नाम से जाना जाता है। बात करें यूनिक्स के बारे में, यूनिक्स के अंदर से क्या होता है? यूनिक्स का खुद का होता है यूनिक्स फाइल सिस्टम। क्या होता है? यूनिक्स फाइल सिस्टम होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिनक्स के बारे में। लिनक्स के अंदर से क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखना EXTFS होता है। क्या होता है? EXTFS का यूज होता है, जिसको एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं एक और फंक्शन आ जाता है, जो छठा आ जाता है, जिसको बोला जाता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के नाम से। क्या लिखोगे? यहाँ पर आ जाता है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। इसका काम भी, ये काम भी रहता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके अंदर से क्या होता है कि सभी प्रोसेस को सिक्योर करके रखता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ ही बात करें तो एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस में इंटरलिंक नहीं करता है कौन? सिक्योर, जो प्रोटेक्शन के कारण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ ही बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पासवर्ड आपको प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण ऑथराइज यूज़र को OS का एक्सेस कर सकता है। ठीक है। कभी कभार जैसे मैंने एक शब्द बोला कि वो क्या करता है, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को इंटरलिंक नहीं करता है। सपोज करो आपने सिस्टम के अंदर से कुछ भी सॉन्ग चलाए, यहाँ पर आपने MS ऑफिस में काम कर रहे हो, तो इसका उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना। तो जैसे ये कॉम्बिनेशन हो गया तो एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाता है, तो क्या होता है गाइज, वो मामला वहाँ पर गड़बड़ा जाता है। इस गड़बड़ाने वाले प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर्स होता है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन हो जाता है गाइज। तो ये 6 चीज़ें, या फिर बोल सकते हो 6 फंक्शन थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थे। अब एक नया हेडिंग डालो जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा टाइप ऑफ OS। PDF फाइल की आपकी चिंता मत करो, PDF फाइल आपको जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होगा मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा गाइज। और थोड़ा समय का अभाव चल रहा है, जल्दी अपन क्लासेस का जो टाइम है वो बढ़ाएंगे, जिसके कारण अपना जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी से कवर हो सके। थोड़ा बहुत EORO की क्लासेस चल रही हैं और कुछ काम होता है जिसके कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाता हूँ। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि 15 से 20 क्लास के अंदर से आपका जो पटवार का कंप्यूटर है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा गाइज, एकदम बढ़िया तरीके से। कंटेंट के अंदर से मैं ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जिसके अंदर से आप ये कह सको कि हमें ये पढ़ाया नहीं था, जिसके कारण हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया। मेरी तरीके से मैं सारी की सारी कंटेंट आपको एकदम बढ़िया A to Z बताने वाला हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दे रखा ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ अपन देखने वाले हैं। यहाँ तक कि आपकी जो गाइडों में भी चीज़ें लिखी गई हैं उससे भी ज़्यादा अपन चर्चा करेंगे गाइज। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए बस। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सारी रकम मिल रही हो, रकम कुछ नहीं मिल रखी होगी। मेरे को आपने देखा होगा कि मेरे YouTube चैनल पर कभी भी ऐड नहीं आते, क्योंकि मैंने सारे के सारे ऐड बंद करवा रखे हैं गाइज। मेरा मेन मकसद ये है कि जो भी मेरा कंटेंट मिले आपको विदाउट ऐड मिले गाइज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।